गुड मॉर्निंग। तो देखो लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा कि किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक हम कब कहते हैं। उसकी तीन कंडीशंस थी। पहली थी कि वो कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, दूसरी कंडीशन थी कि वो प्लेनर होना चाहिए, और तीसरी कंडीशन थी कि उसने हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए, जिसको हम कहते हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला रूल। अगर उतने इलेक्ट्रॉन्स है तो वो हकल्स रूल को फॉलो करता है। सही है। तो ये तीन कंडीशन जब रहती है तभी हम कहते हैं कि वो कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन। बेंजीन के स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, हमने केकुले स्ट्रक्चर्स देखा है लास्ट लेक्चर में। देखो बेंजीन का स्ट्रक्चर हम एक तो ऐसे निकाल सकते हैं। हम पहले केकुले स्ट्रक्चर्स निकालते हैं। यहाँ पे देखो ये केकुले स्ट्रक्चर्स हैं, ए एंड बी, ये क्या है केकुले स्ट्रक्चर्स हैं। और भी हम स्ट्रक्चर्स निकाल सकते हैं। क्या हम हाइब्रिड वाले स्ट्रक्चर्स निकाल सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। और हम ऐसा भी तो स्ट्रक्चर्स निकाल सकते हैं, एक सर्कल बना के। हम इसको क्या कहते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो देखें रेजोनेंस को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। या तो आप ये केकुले के स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, या फिर ये जो है रेजोनेंस हाइब्रिड, ये क्या है केकुले स्ट्रक्चर, और ये क्या है रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड, हम इसको क्या कहते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो देखो बेंजीन को रिप्रेजेंट करने के ये दो तरीके हैं। हमारे पास और भी तरीके हैं बेंजीन को रिप्रेजेंट करने के लिए। सही है। तो देखो और भी हम तरीके देखेंगे। और एक तरीका है ऑर्बिटल डायग्राम। ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ बेंजीन। बेंजीन की ऑर्बिटल डायग्राम कैसे होती है हम देखेंगे। तो देखो ऑर्बिटल डायग्राम हम कैसे निकालते हैं, इस तरीके से निकालते हैं। यहां पे रहता है ये p ऑर्बिटल, यहां पे हम ये p ऑर्बिटल इस तरीके से शो करते हैं। ये जो ऑर्बिटल्स है, ये कौन से ऑर्बिटल्स हैं, ये ऑर्बिटल्स है p ऑर्बिटल्स, p ऑर्बिटल। सही है। यहां पे जो एटम रहता है वो कार्बन का एटम रहता है। कार्बन में p ऑर्बिटल्स रहते हैं। अब p ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक लाइन बता दूँ, ये लाइन मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। देखो ये p ऑर्बिटल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं। p ऑर्बिटल जो रहते हैं कार्बन कार्बन के, ये वाला कार्बन का ये p ऑर्बिटल है, इस कार्बन का ये वाला p ऑर्बिटल है। तो ये दो p ऑर्बिटल ओवरलैप होते हैं, और वो हम कैसे दिखाते हैं, इस तरीके से दिखाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। क्या होता है, पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। ये ऊपर वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड नहीं है। हम क्या करते हैं, देखो ओवरऑल क्या कहते हैं, ये दो कार्बन हैं, इनके दो p ऑर्बिटल्स हैं, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं। ओवरलैप हो रहे हम इस तरीके से दिखाते हैं। ये p ऑर्बिटल इस तरीके से ओवरलैप होते हैं, ये शो करने का तरीका है। इसी की वजह से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब देखो ये दो p ऑर्बिटल भी ओवरलैप होते हैं, और ये दो p ऑर्बिटल भी ओवरलैप होते हैं। अब इसकी वजह से होता क्या है, इसकी वजह से क्या होता है हम देखेंगे। अब यहाँ पर देखो इसका एक सिमिलर स्ट्रक्चर्स हम बना सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे ये दो पाई ऑर्बिटल्स p ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो रहे हैं इन दो कार्बन के बीच में। तो इसकी वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म कब होता है, ये दो p ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो रहे हैं इन दो कार्बन्स के, जिसकी वजह से ये पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। पाई बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड। अब देखो ये दो कार्बन के, इन दो कार्बन के p ऑर्बिटल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। क्लियर है। इसी तरीके से ये दो कार्बन एटम के ये दो p ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहे हैं, और इसकी वजह से यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम कह सकते हैं इसको, और कह सकते हैं, और या तो ये ऑर्बिटल डायग्राम निकालो ऑफ, या फिर ये भी स्ट्रक्चर्स हम निकाल सकते हैं। केकुले का फर्स्ट स्ट्रक्चर है, इसी तरीके से सेकेंड स्ट्रक्चर्स भी बन सकते हैं। इसको हम कहते हैं ऑर्बिटल डायग्राम। ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ बेंजीन। ये बेंजीन रिंग ही है, बस हमने क्या किया, इसके ऑर्बिटल डायग्राम के फॉर्म में इसको शो किया है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब सेकंड और एक तरीका है इसका। और एक तरीका कैसा है, देखो मान लो हमने ये p ऑर्बिटल्स ले लिए इसके, ये p ऑर्बिटल्स है हमारे पास। अब देखो ओवरलैपिंग जो रहती है,
ओवरलैपिंग पी ऑर्बिटल की, पहले हमने यहाँ पे ओवरलैपिंग की, लेकिन इन दोनों के बीच में भी तो ओवरलैपिंग हो सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी है, और इन दोनों के बीच में होने वाली है, और इन दोनों के बीच में ये भी तो ओवरलैपिंग पॉसिबल है। इन दो कार्बन के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, इन दो कार्बन के ये दो पी ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, ये पी ऑर्बिटल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं, जिसकी वजह से पाई बॉन्ड बन रहे हैं। दो पी ऑर्बिटल्स हैं, ये एक दूसरे के ओवरलैप हो रहे हैं, ओवरलैप यानी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाने से, इस तरीके से, तो इसकी वजह से क्या होता है, पाई बॉन्ड का एक बॉन्ड बन रहा है। कोई भी दो चीज़ें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रही है तो एक जुड़ाव बनता है ना, एक जुड़ाव बनता है। ये देखो दो चीज़ें ओवरलैप हो रही है तो एक जुड़ाव बनता है, तो इसी को कहते हैं हम बॉन्ड। बॉन्ड यानी ऐसे जुड़ाव, जो जुड़ाव जो रहता है इसको बॉन्डिंग कहते हैं। तो ये पाई बॉन्ड कब बनता है, जब ये ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल हो, ये भी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल है, दो पी ऑर्बिटल जब प्योर पी ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो क्या होता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये दो कार्बन के दो पी ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब इसको और एक तरीका है, और एक तरीका इसको सिमिलर स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। देखो इस तरीके से, अब देखो इन दो कार्बन के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है तो इसलिए हमने यहाँ पे पाई बॉन्ड दिया, इन दो कार्बन के बीच में ओवरलैप हो रही है इसलिए हमने यहाँ पे पाई बॉन्ड लिया, इन दो कार्बन के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है इसलिए हमने यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है। क्लियर है? तो देखो ये केकुले का सेकंड स्ट्रक्चर्स है और ये ऑर्बिटल डायग्राम है। अब देखो ओवरऑल हम देखेंगे तो बेंजीन को रिप्रेजेंट करने के तरीके कितने हैं। बेंजीन को रिप्रेजेंट करने के देखो ये एक तरीका है, एक तो आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, या फिर रेजोनेंस हाइब्रिड में रिप्रेजेंट करो, या फिर ये ऑर्बिटल डायग्राम है, ऑर्बिटल डायग्राम में भी बेंजीन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर इसका ही ये ऑर्बिटल डायग्राम है, इसका ही एक ऑप्शनल स्ट्रक्चर है केकुलस का। और एक तरीका है ओवरलैपिंग, इस तरीके से भी हो सकती है, ये भी बेंजीन का ही स्ट्रक्चर है और उसका एक रिप्रेजेंटेशन आगे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये सारे बेंजीन के स्ट्रक्चर्स। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये पी ऑर्बिटल है, लेकिन सवाल आता है कि ये पी ऑर्बिटल आता कहाँ से है, तो मैं आपको बता दूँ। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दो कार्बन जो है, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक, हाँ तो देखो ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है यहाँ पे क्या रहता है, कार्बन रहता है, यहाँ पे भी क्या है, कार्बन है। तो ये दो कार्बन के दो पी ऑर्बिटल्स है, इस कार्बन का ये पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, और इस कार्बन का ये पी ऑर्बिटल है। सही है? तो देखो इन दो कार्बन के पी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग की वजह से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये चीज़ याद रखनी है। दो कार्बन के पी ऑर्बिटल की वजह से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब इसमें और एक चीज़ याद क्या रखनी है, मैंने आपको बताया था इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या रहता है, sp2। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp2। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp2। इस कार्बन का sp2, इस कार्बन का sp2। यानी कि बेंजीन रिंग के हर कार्बन एटम का हाइब्रिडेशन जो रहता है वो sp2 रहता है। तो एक ओवरलुक कर लेते कंसेप्ट को, ज़्यादा डीप में नहीं देखना, एक ओवरलुक करेंगे। हमने जो डेटा ऊपर देखा है तो इसके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें हम देखेंगे। देखो कार्बन जो रहता है उसका एटॉमिक नंबर 6 रहता है, इसको हम 1s2 2s2 2p2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। सही है? अब दो कार्बन लेंगे 6 1s2 2s2 2p2। अब मान लो मैंने ये दो कार्बन कहाँ से लिए, अब देखो ये दो कार्बन कंसिडर करो आप। हमें क्या करना है कि इनकी जो ओवरलैपिंग हो रही है, इन दोनों के बीच में जो ओवरलैपिंग हो रही है, इसमें पी ऑर्बिटल आया कहाँ से, मैं आपको वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सही है? कि ये पी ऑर्बिटल मैंने डायरेक्ट जो लिखा है वो आया कहाँ से। तो देखो हमने ये दो कार्बन कंसिडर किए। सही है? ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, तो पहला वाला कार्बन हमने यहाँ पे लिखा ये वाला, और दूसरा वाला ये, कोई भी रैंडम ले सकते हैं, लेकिन दो कार्बन के बीच में हो रहा है ना, इसीलिए हमने दो कार्बन अलग से लिए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो आपने अगर एक बार ये दो कार्बन्स ले लिया, तो देखो अब देखो दो कार्बन्स ले लिए, अब इनको मैं लिखता हूँ ऑर्बिटल फॉर्म में। तो ये है 1s2, ये है 2s2 और ये है 2p2। देखो ये है 1s2, ये 2s2 और ये 2p2। क्लियर है? यहाँ पे भी इसका लिख लेते हैं ऑर्बिटल डायग्राम। ये 1s2 है, ये 2s2 है और यहाँ पे ये 2p2 है। ये 1s2 है, 2s2 है और ये 2p2 है। क्लियर है? ये हमने ऑर्बिटल डायग्राम में लिखा। अब इसकी एक्साइटेड स्टेट ये रहती है ग्राउंड स्टेट। सही है? GS यानी ग्राउंड स्टेट।
अब इसकी रहती है एक्साइटेड स्टेट, ES यानी एक्साइटेड स्टेट, ES एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट क्या रहती है यहाँ पे देखो ये 1s2 एज इट इज रहता है। अब ये जो रहता है 2p2, इसका एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके यहाँ पे चला जाता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके यहाँ पे चला गया, तो ये 2s1 है और ये 2p3 हो गया। हुआ क्या, सिंपल है, ये ग्राउंड स्टेट रहती है कार्बन की, लेकिन जब रिंग बनती है तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है। देखो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके यहाँ पे चला गया, दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं हम एक्साइटेड स्टेट। अब देखो ये ग्राउंड स्टेट है, ये ऊपर वाली ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है। अब क्या होता है, इसकी भी एक्साइटेड स्टेट निकाल लेते हैं, 1s2 एज इट इज रहता है, इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो चला जाता है, ये 2s1 है, इसका एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाता है, ये 2p3 बन जाता है। क्लियर है, इसमें कोई डाउट है किसी को? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे जब एक्साइटेड स्टेट रहती है तो वहाँ पे हमें देखना है कि कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 4। तो इस कार्बन के 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4। सही है, एक बॉन्ड ये यहाँ से बना सकता है, एक बॉन्ड यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। पॉसिबिलिटी में बता रहा हूँ, ये कार्बन है, इसके अनपेड जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन रहते हैं उतने ही बॉन्ड बन सकते हैं। अब देखो 1 2 3 4, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, इस कार्बन के भी 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो इसके भी 4 बॉन्ड बनते हैं। अब सबको मालूम है जो भी कार्बन, कोई भी कार्बन रहता है वो इस तरीके से 4 बॉन्ड बना सकता है। आपको मालूम है CH4 मीथेन, कोई भी कार्बन रहता है जो वो 4 बॉन्ड बनाता है। तो ये 4 बॉन्ड आते कहाँ से हैं, ये 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये जो 4 ऑर्बिटल्स है इसमें जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसकी वजह से ये 4 बॉन्ड आते हैं। ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है कार्बन की, ये तो आपको इससे पहले भी हो चुके होंगे। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, हाइब्रिडाइजेशन जो रहता है, हाइब्रिड करना यानी किसी भी चीज़ को मिक्स करना। अब देखो ये ऑर्बिटल s ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल p ऑर्बिटल है, तो s और p को हम मिला देंगे। ये देखो मैंने s और p को क्या किया, मिला दिया, एक s ऑर्बिटल ले लिया और 2 p ऑर्बिटल्स ले लिए। अब इसको हम क्या कहते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहते हैं, एक s ऑर्बिटल, देखो एक s ऑर्बिटल लिया, p ऑर्बिटल कितने, 2, तो 2 p ऑर्बिटल्स लिए, इनको मर्ज करना है, मिक्स करना है, तो इसको हम क्या कहते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे भी मर्ज करूँ, एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल्स, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहेंगे हम, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है। अब देखो एक, चलो हम आगे लेते हैं। अब देखो हाइब्रिड स्टेट कैसे रहती है। अब देखो ये हो गया 1s2, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, सही है। अब देखो मैं आपको बता दूं, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल किस तरीके से बनते हैं, ये 1 2 और ये 3। अब ये बन गए हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये क्या है, अब ये ऑर्बिटल का नाम क्या है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है और ये भी sp2 है। क्लियर है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। अब ये बचा ऑर्बिटल, इसको हम क्या कहते हैं, p ऑर्बिटल। क्या कहते हैं हम इसको, p ऑर्बिटल, इसको आप कहो p1। सही है, काफ़ी बार ऐसा भी लिखा जाता है इसको px py pz, लेकिन अभी के लिए हम इसको p1 लिखते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। सही है, 2p1 लिखेंगे, 2p1। क्लियर है। अब देखो ये ऑर्बिटल जो है, ये देखो 3 ऑर्बिटल मिक्स हो गए, तो ये 3 ऑर्बिटल्स को हमने इस तरीके से लिखा, और हर ऑर्बिटल जो है, पहले ये 2s1 था, हाइब्रिडाइजेशन के बाद ये क्या बन गया, 2p2, ये भी ऑर्बिटल बन गया 2p2, ये भी ऑर्बिटल बन जाता है 2p2। सही है, इसको हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ये जो p ऑर्बिटल है इसको हम कहते हैं प्योर ऑर्बिटल। ये क्या है, प्योर ऑर्बिटल। ये क्या है, प्योर ऑर्बिटल, प्योर ऑर्बिटल। और ये जो है ये क्या है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है। जब मैं यहाँ पे लिख लूँ, इसको हम ऊपर लिखते हैं, ये क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल्स 3 हाइब्रिड है, और ये जो है ये प्योर ऑर्बिटल है। प्योर इसका मतलब इसको कहीं पे मिक्स नहीं किया हमने, ये प्योर फॉर्म में है। अब इसी तरीके से आगे भी होता है, आगे भी ये इस तरीके से रहता है, और इसके भी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं इस तरीके से, 1 2 3। और इसका ये प्योर ऑर्बिटल हम निकालेंगे, अच्छा इसको लिखेंगे sp2 sp2 sp2, और एक प्योर ऑर्बिटल आता है यहाँ पे 2p1। सही है, ये 1s2।
अब देखो यहाँ तक पहुँच गए हम। पहले हमने ग्राउंड स्टेट निकाला, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में हमने हाइब्रिडेशन लिया sp2, यहाँ पे भी sp2 हाइब्रिडेशन लिया। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमने अलग से निकाले। यहाँ पे p ऑर्बिटल प्योर ऑर्बिटल है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। अब देखो एक चीज़ याद रखनी है, कौन सी? देखो मैं अब वापस से कहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, बेंजीन के इस स्ट्रक्चर्स पे। अब देखो समझ लो, हम इन दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये दो कार्बन यहाँ पे है, समझ लो। अब देखो यहाँ पे क्या रहता है, ये जो कार्बन एटम है, देखो ये जो कार्बन एटम है, यहाँ पे दो कार्बन एटम्स है। ये वाला जो कार्बन एटम है, यहाँ पे पेन के स्थान, ये वाला जो कार्बन एटम है, यहाँ पे देखो इसके पास क्या रहता है, यहाँ पे एक बॉन्ड रहता है हाइड्रोजन का, और इसके पास एक रहता है यहाँ पे हाइड्रोजन। अब देखो इसके पास सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। अब ये कार्बन इस आगे वाले कार्बन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन के साथ एक सिग्मा बनाता है, और आगे एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है। यानी एक कार्बन इस कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन के साथ सिग्मा, और इस कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाता है। और ये जो बॉन्ड रहता है इसको हम कहते हैं पाई बॉन्ड। यानी एक कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और एक पाई बॉन्ड बना रहा है। क्लियर है? ये कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बनाता है, आगे वाले कार्बन के साथ सिग्मा बनाता है, और यहाँ पे भी एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है और एक पाई बॉन्ड बनाता है। अब ये कार्बन एक सिग्मा पाई बनाता है, यहाँ पे एक सिग्मा है, यहाँ पे एक सिग्मा है। अगर एक कार्बन की बात करेंगे तो ये 3 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बनाता है। एक कार्बन एटम टोटल 4 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन यहाँ पे एक कार्बन एटम 3 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड बना रहा है। सही है? अब मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि सिग्मा बॉन्ड जो रहता है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल, सिग्मा बॉन्ड जो रहता है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है, और पाई बॉन्ड जो रहता है वो प्योर ऑर्बिटल से बनता है। प्योर ऑर्बिटल, सही है? सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है, पाई बॉन्ड जो रहता है वो प्योर ऑर्बिटल से ही बनता है। ये चीज़ याद रखनी है। हमने यहाँ पे समझ लिया एक कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बना सकता है, और बेंजीन के अंदर एक कार्बन 3 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बनाता है, और सिग्मा बॉन्ड जो रहता है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है, पाई बॉन्ड जो रहता है वो प्योर ऑर्बिटल से बनता है। क्लियर है? चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इस स्ट्रक्चर्स पे आते हैं। अब देखो आपने यहाँ तक आ गए, आप 2 कार्बन का हमने क्या किया, इसके 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल रहते हैं, एक प्योर ऑर्बिटल है, 3 हाइब्रिड है और एक प्योर ऑर्बिटल है। अब इसमें देखो इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अब क्या होता है, इसकी ओवरलैपिंग होती है। कैसे? ये ओवरलैप हो जाता है इसमें। अब ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है और इसके साथ ओवरलैप कर जाता है। क्या किया, इसने ओवरलैप किया इस ऑर्बिटल के साथ और सिग्मा बॉन्ड बनाता है। अब ये भी ऑर्बिटल क्या करता है, ओवरलैप करता है और सिग्मा बॉन्ड बनाता है। किसके साथ ओवरलैप करता है? इसके साथ। अब ये ऑर्बिटल आता है, ये भी ओवरलैप करता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है, इसके साथ ओवरलैप करता है, इसके साथ। कहने का मतलब क्या है कि 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करते हैं। ये ऑर्बिटल इसके ऊपर ओवरलैप होता है। ओवरलैप होता है यानी 2 ऑर्बिटल्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं तो बॉन्ड बन रहा है। अगर दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं तो ये बॉन्ड कौन सा रहने वाला है? सिग्मा बॉन्ड। दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, तो दोनों की ओवरलैपिंग होने के बाद बॉन्ड तो बनेगा, लेकिन कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो देखो ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड बन गए। अब क्या होता है, ये प्योर ऑर्बिटल है। अब ये प्योर ऑर्बिटल भी क्या करता है, यहां पे ये पाई बॉन्ड बनाता है, लेकिन किसके साथ ओवरलैप होता है? इसके साथ। अब देखो ये प्योर ऑर्बिटल है, p एक प्योर ऑर्बिटल है। प्योर ऑर्बिटल जो है वो प्योर ऑर्बिटल के साथ, प्योर p ऑर्बिटल प्योर p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है और पाई बॉन्ड बनाता है। अभी हमने देखा कि एक कार्बन बेंजीन के अंदर 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है और एक पाई बॉन्ड बनाता है। मैंने आपको अभी बताया। देखो स्ट्रक्चर्स के पास चलते हैं। देखो इस बेंजीन रिंग के अंदर मैंने आपको बताया एक कार्बन 3 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बनाता है। वही हमने, अब देखो ये कैसे बनते हैं, ये कैसे बनते हैं मैंने आपको बताया कैसे बनते हैं। देखो 3 सिग्मा बॉन्ड कैसे बन रहे हैं, ये 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड इस तरीके से बन रहे हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग की वजह से। और प्योर ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग की वजह से कौन सा बॉन्ड बनता है? पाई बॉन्ड। तो देखो यहाँ पे जो एक पाई बॉन्ड है, ये जो पाई बॉन्ड है ये किससे बनता है? प्योर ऑर्बिटल से। किससे बनता है ये? प्योर ऑर्बिटल से। और हमारे पास प्योर ऑर्बिटल कौन सा है? प्योर ऑर्बिटल कौन सा है? देखो
यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे प्योर ऑर्बिटल कौन सा है, पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बना रहा है, ये क्लियर है। अब देखो प्योर ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल है, यहाँ पे भी पी है, यहाँ पे भी पी है। तो पी ऑर्बिटल का शेप कौन सा रहता है, पी ऑर्बिटल का डम्बल शेप रहता है, ये रहा डम्बल शेप, सही है। इसको हम क्या कहते हैं, डम्बल शेप, डम्बल शेप, क्लियर है। पी ऑर्बिटल का शेप कौन सा रहता है, डम्बल शेप, सही। तो पी ऑर्बिटल का शेप डम्बल शेप रहता है, इसका मतलब क्या है, इस डम्बल को आप ऐसे आड़ा कर दो। डम्बल यानी आप जिम में से डम्बल्स उठाते हैं, जिम में याद है डम्बल्स उठाते हैं, तो डम्बल्स यानी इसको उठाओ आप ऐसे, और ऐसे जिम में जो डम्बल्स उठाते हैं वही उसका शेप देखो वैसे ही रहता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं डम्बल शेप। तो पी ऑर्बिटल का शेप रहता है डम्बल शेप। अब देखो प्योर पी ऑर्बिटल क्या करता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे बेंजीन में जो पाई बॉन्ड बनता है वो पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बन रहा है। तो इसीलिए मैंने ऑर्बिटल डायग्राम में यहाँ पे पी ऑर्बिटल शो किया है, क्लियर हो रहा है। यहाँ पे जो ऑर्बिटल, मेरे को क्या करना था कि पाई बॉन्ड दिखाना था, बस क्या है पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग दिखानी थी ऑर्बिटल डायग्राम में। तो हमने क्या किया, पी ऑर्बिटल लिया, लेकिन कहाँ से लिया ये चीज़ समझे आपको अभी, यही पी ऑर्बिटल क्यों लिया हमने, एस ऑर्बिटल क्यों नहीं लिया, क्योंकि पाई बॉन्ड पी ऑर्बिटल से ही बनता है, क्लियर है। तो इसी तरीके से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो फॉर्मेशन है इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन। बेंजीन के स्ट्रक्चर्स बनते कैसे हैं, एक तो हमने देखा केकुले स्ट्रक्चर, मैं बताता हूँ, और हमने देखा केकुले स्ट्रक्चर्स, उसके बाद क्या देखा हमने, केकुले स्ट्रक्चर्स के बाद देखा हमने रेजोनेंस हाइब्रिड, उसके बाद क्या देखा हमने, ऑर्बिटल डायग्राम। बेंजीन की जो रहती है वो ऑर्बिटल डायग्राम देखी, वो ऑर्बिटल डायग्राम आती कहाँ से है, बेंजीन की ऑर्बिटल डायग्राम आती कहाँ से वो हमने देखा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम देखेंगे बेंजीन के बारे में आगे बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड पैरामीटर्स यानी क्या है मैं आपको बता दूं कि देखो एक सिंपल फिनोमेना है, देखो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड जब रहता है किसी भी कार्बन कार्बन के बीच में, तो उसकी लेंथ रहती है 154 पिकोमीटर, 154 पिकोमीटर, इसको हम 1.54 एंगस्ट्रॉम भी कह सकते हैं। अब देखो कोई भी बेंजीन रिंग है, यहाँ पे क्या रहता है, सपोज मान लो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी है, सही है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये एक बेंजीन रिंग है। सिर्फ मैंने क्या किया आपको ये कार्बन कार्बन शो किया, बेंजीन रिंग है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। अब देखो बेंजीन जो रहता है ये क्या है हमारा, बेंजीन है, ये मान लो कोई भी एक अल्केन है, कोई भी एक अल्केन है, अल्केन में जो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहता है, या फिर कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ रहती है, बॉन्ड लेंथ कितनी है 154 पिकोमीटर, इसको आप कह सकते हैं बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ कितनी है 154 पिकोमीटर या फिर 1.54 एंगस्ट्रॉम। अब बेंजीन में दो कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ रहती है वो कितनी रहती है 139 पिकोमीटर, 139 पिकोमीटर या फिर 1.39 एंगस्ट्रॉम। अब देखो अल्किन जो रहता है, अल्किन क्या रहता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहता है, उसकी रहती है 134 पिकोमीटर या फिर 1.34 एंगस्ट्रॉम। अब ध्यान से देखो एक थ्योरी है कैसी, मैं आपको बता दूं कि देखो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहता है 154 पिकोमीटर उसकी लेंथ है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इसकी लेंथ कितनी है 134 पिकोमीटर। लेकिन बेंजीन के अंदर जो डबल बॉन्ड है, बेंजीन के अंदर जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उसकी लेंथ 139 पिकोमीटर है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है किसी भी अल्किन में, और बेंजीन में भी डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में। तो इन दोनों की लेंथ जो रहती है दो कार्बन के बीच में वो सेम होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, तो लेंथ सेम होनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्या होता है देखो इसकी लेंथ ज़्यादा है, इसकी कम है, इसकी लेंथ ज़्यादा हो जाती है, सही है, लेकिन लेंथ में डिफरेंस है। अब क्या होता है कि ये होता क्यों है, क्योंकि इसके अंदर रेजोनेंस रहता है, रेजोनेंस की वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, सही है। तो देखो कोई भी प्योर डबल बॉन्ड जो रहता है, प्योर डबल बॉन्ड, उसकी बॉन्ड लेंथ 134 पिकोमीटर ही रहती है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। लेकिन बेंजीन के अंदर क्या है कि उस डबल बॉन्ड होने के बावजूद
उसकी बॉन्ड लेंथ 139 पिकोमीटर है, यानी कि सिंगल और डबल बॉन्ड के बीच में है। सिंगल बॉन्ड की 154 है, डबल बॉन्ड की 134 है, तो इसके बीच में है, सही है, इसके बीच में इसकी लेंथ है। तो देखो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, ये प्योर डबल बॉन्ड नहीं है, प्योर डबल बॉन्ड नहीं है। इसी वजह से ये डबल बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करता है। डबल बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि डबल बॉन्ड जो रहते हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है, एडिशन रिएक्शन देते हैं, सही है। तो डबल बॉन्ड अल्किन जो रहता है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, सही है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने देखा है लास्ट लेक्चर में, हाइड्रोजन को निकालना है, ब्रोमीन को लगाना है उसकी जगह पे, यानी एक चीज़ को निकालना है उसकी जगह पे दूसरी चीज़ लगाना है, इसको हम सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। और एडिशन यानी डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है और उसमें ऐड करना है, ग्लाइकोल का मैंने एग्जांपल बताया था, OH ऐड करना है। तो देखो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एडिशन रिएक्शन दोनों देते हैं, लेकिन बेंजीन जो रहता है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रेफर नहीं करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को क्या करता है, प्रेफर्ड नहीं करता है, वो सिर्फ एडिशन रिएक्शन को प्रेफर करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें प्योर डबल बॉन्ड नहीं रहता है, प्योर डबल बॉन्ड नहीं है, इसी वजह से ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रेफर नहीं करता है, एडिशन रिएक्शन को प्रेफर करता है। और जो अल्किन रहता है वो सब्स्टिट्यूशन और एडिशन दोनों को प्रेफर करता है, लेकिन बेंजीन सब्स्टिट्यूशन को प्रेफर नहीं करता है। नॉर्मल कंडीशन में वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है, सॉरी एडिशन रिएक्शन नहीं देता है, सॉरी बाय मिस्टेक। ये क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है और एडिशन रिएक्शन नहीं देता है। नॉर्मल कंडीशन में ये एडिशन रिएक्शन नहीं देता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। इसको थियोरेटिकली समझते हैं। देखो ऑल CC बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन आर इक्वल टू 139 पिकोमीटर। बेंजीन की जो है 139 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ रहती है, विच इज एन इंटरमीडिएट बिटवीन 154 एंड 133 पिकोमीटर, यानी कि सिंगल बॉन्ड अल्किन डबल बॉन्ड अल्किन इसके बीच में उसकी बॉन्ड लेंथ रहती है। आगे बढ़ते हैं। Thus absence of pure double bond on benzene account for its reluctance to addition of reduction under normal condition। तो देखो यहाँ पे क्या कहता है, thus absent of double bond absence of pure double bond। तो बेंजीन के अंदर जो प्योर डबल बॉन्ड absent रहता है, इसी वजह से बेंजीन अकाउंट फॉर इट्स, इसी वजह से बेंजीन रिलक्टेंस टू एडिशन रिएक्शन, यानी वो एडिशन रिएक्शन को अपोज करता है। रिलक्टेंस यानी वो अपोज करता है, इसी वजह से वो एडिशन रिएक्शन को अपोज करता है, सही। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है हमारा। तो आगे बेंजीन के और भी पैरामीटर्स हम देखेंगे। अगले लेक्चर में हम बेंजीन की कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, और जो हमने शुरू में एरोमेटिक कंपाउंड की कंडीशंस देखी थी उसको फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, सही, कि कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक कब रहता है, सही। उसके 3 कंडीशंस देखे थे हमने, तो उसके और भी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिससे और क्लैरिटी उसमें आ जाती है। थैंक यू, हम अगले लेक्चर में मिलते हैं।